दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा, अरे यार ये पैसा ही तो सब कुछ नहीं है ना। पर दोस्तों, ये बात भी बोलने के लायक नहीं है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा जो एक फकीर को बादशाह बना सकता है या एक बादशाह को फकीर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैसा आखिर आया कैसे? तो चलिए आज इसे समझते हैं। सबसे पहले दिनों में लोग सामान को सीधा बदल देते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए अगर आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं है और आपको बर्तनों की जरूरत है, तो आपको एक ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो बर्तन बनाता होगा और जिसे गेहूं की जरूरत भी होगी। इसका मतलब ये है कि दोनों लोगों में परफेक्ट मैच होना चाहिए, जो अक्सर मुश्किल होता था। इस प्रॉब्लम की वजह से लोग कमोडिटी का यूज करने लगे। अब कमोडिटी कुछ ऐसी चीजें थी जो सबको चाहिए थी, यानी कि जिनकी जरूरत सबको होती थी, जैसे कि गाय, बकरियां वगैरह, क्योंकि इनसे मीट, दूध और खाल हासिल किया जा सकता था। सभी लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए उन्हें आसानी से कोई भी खरीदता था और उनसे कुछ भी खरीदा जा सकता था और दूसरे लोग उन्हें लेते भी थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास जो चीज है उसकी सही कीमत का पता लगाना बहुत मुश्किल होता था। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसी शुरुआत हुई कमोडिटी मनी, जैसे सोने और चांदी के बने सिक्कों की। गोल्ड को कमोडिटी मनी के रूप में इस्तेमाल करके लोगों के लिए चीजें खरीदना और बेचना आसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम्स तब बढ़ने लगी जब हमारी इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खरीदना है तो इसके लिए बहुत सारे सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। अब जाहिर सी बात है कि इतना सोना बहुत भारी होने के साथ साथ इसे चोरी होने का डर भी होता था और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए व्यापार को आसान बनाने के लिए पेपर मनी का इस्तेमाल होने लगा। पहली बार पेपर मनी का इस्तेमाल 7th सेंचुरी में चाइना में हुआ था। लेन देन को आसान बनाने के लिए चाइना की सरकार ने लोगों से कहा कि सरकार कारोबार करने वालों से जो भी खरीदेगी उनको सोना नहीं देगी, बल्कि एक पेपर पर लिख के देगी कि सरकार के पास आपका इतना सोना है। अब ऐसा सरकार ने कहा था तो लोग आसानी से इस पर ट्रस्ट करने लगे और वो कभी भी उन रसीदों के बदले में सरकार से अपना सोना वापस हासिल कर सकते थे और उनको सोना भी मिलता था। लोगों ने बाहरी धातुओं के सिक्के साथ लेकर चलने के बजाय इन रसीदों का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद सुनार लोगों ने एक नया आइडिया खोजा। सुनारों के पास पहले से ही तहखाने थे जहां वो सोने को पूरी तरह से सेफ रख सकते थे और कारोबारियों को सोना रखने की जगह चाहिए थी। तो सुनारों ने कारोबारियों से कहा, क्यों ना तुम लोग हमारे तहखानों में अपना सोना रख दो, हम आपके सोने को पूरी तरह से सेफ रखेंगे, फिर जब चाहे तुम अपना सोना वापस ले जाना। इन सब के लिए हमें कुछ पैसे फीस के तौर पर देना। कारोबारियों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने अपना सोना सुनारों के पास रखना शुरू कर दिया और इस तरह से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे पहले बैंक की। अब अगर किसी को अपना सोना सेफ रखना होता तो वो इन सुनारों के पास जाता था। वहां पर अपना सोना डिपॉजिट करके सुनार उन्हें एक रसीद दे देते जिसमें लिखा होता कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम जब चाहोगे तब अपना सोना हमसे वापस ले सकते हो। अब ये सुनार लोग पहले हर एक रसीद पर सिर्फ उस डिपॉजिट करने वाले का नाम लिखते थे जो वहाँ पर अपना सोना रखता था। लेकिन टाइम के साथ डिपॉजिट करने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो सुनारों ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया। अब वो सबको एक जैसी ही रसीदें देने लगे बिना किसी के नाम के। लेन देन के लिए अब पूरी तरह से वो रसीदें ही इस्तेमाल होने लगी, क्योंकि लोगों को लगता था कि रसीदें हैं तो सोना भी जरूर होगा। अब यहाँ पर इन सुनारों ने एक अजीब बात नोटिस की कि जो रसीदें वो इशू करते हैं उनमें से बहुत ही कम रसीदें वापस आती है, यानी कि लोग अपना सोना वापस लेने आते ही नहीं है और उनका कीमती सोना हमारे पास बस यूं ही पड़ा रहता है। अब ऐसे सुनारों को लालच आया और ऐसी शुरुआत हुई कभी न खत्म होने वाली एक ऐसे ट्रैप की जिसमें हम सभी लोग आज भी फंसे हुए हैं। जी हाँ, अभी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट और बैंक्स ने सोने और चांदी के कॉइन्स को उन रसीदों से अलग कर दिया
मतलब कि इस बार कोई भी फिजिकली कमोडिटी जैसे सोने या चांदी की बैकिंग नहीं थी और ऐसे शुरुआत हुई फिएट मनी की। मॉडर्न पैसे को फिएट मनी कहते हैं। इसकी वैल्यू गवर्नमेंट से आती है जो इसे इशू करती है और हम इस पर इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हैं। पेपर मनी और फिएट मनी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पेपर मनी की वैल्यू सोने या चांदी से आती थी और फिएट मनी की वैल्यू गवर्नमेंट से आती है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है। जैसे जैसे दौर बदलने लगा हम पूरी तरह से बैंक्स पर डिपेंड होने लगे और बैंक्स ने इस चीज का फायदा उठाना शुरू किया क्योंकि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक्स अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट्स का सिर्फ एक हिस्सा ही रिजर्व रखते हैं। बाकी के डिपॉजिट्स को बैंक लोन के तौर पर कस्टमर्स को दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगा, यानी कि सिर्फ 100 रुपये ही अपने पास रखेगा और बाकी के 90% यानी कि 900 रुपये बैंक किसी और को लोन दे देगा। अब प्रॉब्लम यह है कि बैंक आपको आपके अकाउंट में 1000 रुपये बराबर दिखा रही है और उस शख्स को भी जिसे लोन मिला है उसके अकाउंट में भी 900 रुपये दिखा रही है, लेकिन बैंक के पास तो सिर्फ 1000 रुपये ही कैश है जो आपने डिपॉजिट किए थे। फिर बाकी के 900 रुपये कहाँ से आए? दरअसल वो 900 रुपये बैंक ने अपने कंप्यूटर में कुछ बटन्स दबाकर क्रिएट कर दिए हैं। जी हाँ, ये 900 रुपये वर्चुअल करेंसी है। अब ये वर्चुअल करेंसी कैसे यूज होती है? तो मानो जिस शख्स को लोन मिला है वो उससे कुछ खरीदने गया तो वो अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा। उसके डेबिट कार्ड से पेमेंट होते ही वो 900 रुपये उसके अकाउंट से ट्रांसफर होके किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे और बैंक फिर से उस 900 रुपये का 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के 810 रुपये किसी और को लोन दे देगा। इस तरह बैंक सिर्फ 1000 रुपये कैश डिपॉजिट को 10,000 रुपये तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करता है। ये सिस्टम इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक उनको पैसा नहीं दे पाएगा क्योंकि बैंक के पास सिर्फ कस्टमर्स के डिपॉजिट्स का एक हिस्सा ही रिजर्व होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम को समझ लें। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अपने थॉट्स कमेंट्स में देना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। होगी बहुत ही जल्द एक और वीडियो में आपसे मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना बहुत ही सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।